हेलो फ्रेंड। मैं अपने यूट्यूब चैनल फीबा फॉर्म राजनीति में आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले हम लोग मध्यकालीन इतिहास इसका पार्ट 1 जो कि इसमें मध्यकालीन इसको मध्यकालीन भारत को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। पूर्व मध्यकाल, उसके बाद में दिल्ली सल्तनत और उसके बाद में मुगल साम्राज्य, और अलग से कहा था कि सूर्य साम्राज्य, उसको अलग से पढ़ेंगे। इसमें से हमने पूर्व मध्यकाल में जो मध्यकालीन इतिहास के जानने के स्रोत थे वो सभी पढ़े थे। उसमें से हमारे जो मतलब मध्यकालीन इतिहास के जानने के स्रोत बहुत सारी पुस्तकें थीं, उसके पुस्तकों के बारे में हमें जाना था। और आज हम पढ़ेंगे उसका पार्ट 2 और उसमें पढ़ेंगे अरब और तुर्की आक्रमण। तो अरबी आक्रमण पढ़ेंगे। तो अरबी आक्रमण इसमें क्या हुआ था कि पहले नंबर में मोहम्मद बिन कासिम, ये क्या था, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका था भारत पर आक्रमण करना और भारत के धन माल को लूटना। इसके बाद में और इसका क्या था, इस्लाम का प्रचार करना। ये जो लोग मतलब ये जो मोहम्मद बिन कासिम आया था अपने इस्लाम को मतलब मानता था, तो इस्लाम का प्रचार करना, सब लोगों में बताना इस्लाम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम ने 1711 में सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया और उसे क्या किया, सिंध को जीत लिया। मतलब दाहिर पर आक्रमण करके और सिंध को जीत लिया। दाहिर को हरा दिया होगा तो सिंध को जीत लिया होगा। इसके बाद में 1713 में कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को जीत लिया। मुल्तान को कासिम ने क्या कहा, मुल्तान को कासिम ने स्वर्ण नगरी कहा, स्वर्ण नगरी कहा। इसके बाद में ये मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हो गया। इसमें जजिया कर, ये जजिया कर पूरा टॉपिक है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। तो इसके पूरे जजिया कर किसने लगाया, क्या होता था, उसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर लगाया था। जजिया कर एक प्रकार क्या था? सुरक्षा कर था, मतलब टैक्स था। किसका? सुरक्षा कर, मतलब कि जो सुरक्षा करेंगे तभी जब टैक्स मतलब दिया जाएगा, उसको क्या बोलते थे? जजिया कर। इसे गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। गैर मुसलमान जो मतलब मुसलमान नहीं होते थे उन पर लगाया जाता था कि मतलब अगर नहीं दोगे तो क्या करेंगे, हम तुम्हारी सुरक्षा नहीं करेंगे। प्रारंभ में क्या किया गया, ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा गया था, ब्राह्मणों पर नहीं लगा गया। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। जजिया कर को हटाने वाला पहला मुगल बादशाह था, वो क्या था, कौन थे? अकबर थे। उन्होंने क्या था, मतलब जजिया कर को हटा दिया था। कश्मीर के शासक जैनुलाब्दीन, इनको क्या बोलते थे हम? कश्मीर का अकबर भी नहीं बोलते थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी जजिया कर हटा दिया था। बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने जजिया कर को क्या किया, लास्ट में समाप्त कर दिया। तो इसमें से मतलब क्या है कि पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु पर लगाया, सबसे शुरुआत में ही जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया। जजिया एक प्रकार क्या था? सुरक्षा कर था। इसे गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। प्रारंभ में ब्राह्मणों पर नहीं लगाया गया। उसके बाद में जब फिरोज शाह तुगलक आया तो उसने क्या किया, ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। जजिया कर को हटाने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। अकबर ने सबसे पहले इसको क्या था, जजिया कर को हटा दिया था। कश्मीर के शासक जैनुलाब्दीन, इन्हें क्या मानते थे हम? कश्मीर का अकबर। इन्होंने भी जजिया कर को क्या किया था? हटा दिया था। बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह, ये बहमनी शासक जो था अलाउद्दीन बहमन शाह, इसने क्या था, मुस्लिम शासक था, इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद में शेर शाह सूरी ने जजिया कर को नगर कहा। शेर शाह सूरी ने क्या कहा, जजिया कर को क्या कहा था? नगर कर कहा। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया जिसे जहांदर शाह ने हटा दिया था। अंततः मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को हमेशा के लिए हटा दिया। लास्ट में सबसे मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया, लास्ट में इसको हटा दिया। इसके बाद में अरबी आक्रमण के प्रभाव किया हुए, तो प्रभाव कुछ मतलब भारत पर भी हो, कुछ उस पर भी पड़े होंगे। तो इसमें क्या है, भारत पर प्रभाव क्या क्या पड़ा? भारत वालों ने क्या यहाँ प्रभाव पड़ा, इसमें ऊँट पालना सीख गए। उसके बाद में खजूर की खेती करना सीख गए। मौसम विज्ञान की जानकारी भी हमें अरबों से ही मिलती है। और अल मसूदी को मौसम विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अल मसूदी को मौसम विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद में अरबों पर प्रभाव, ये तो भारत पर प्रभाव हो गए, ये भारत पर प्रभाव हो गया। ऊँट पालना सीखा, खजूर की खेती करना सीखा, मौसम विज्ञान की जानकारी भी हमें अरबों से मिली। और उसके बाद में जो अल मसूदी, उसको मौसम विज्ञान क्या क्या जनक कहा गया। इसके बाद में अरबों पर भी प्रभाव पड़ा, क्या उन पर क्या प्रभाव हुआ? दफनों का ज्ञान सीख लिया उन्होंने, ज्योतिषी का ज्ञान सीखा, शून्य का भी ज्ञान सीखा और नक्षत्र का भी ज्ञान सीखा। इसमें फिर नोट लिखा है, कुछ इतिहासकार शतरंज के खेल को अरब से आयातित मानते हैं। मतलब ये माना जाता है कि जो शतरंज का खेल है वो कहाँ से आया है? अरब से। लेकिन अमीर खुसरो ने इसे भारत का खेल चतुरंग बताया है। लेकिन अमीर खुसरो ने कहा कि ये भारत में ही था और इसको क्या, शतरंज को क्या कहते थे? चतुरंग बताया जाता था।
इसके बाद हम देखेंगे तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण देखेंगे सबसे पहले कौन, महमूद गजनवी। तो इसके उपाधियाँ मतलब इसको और किसके नाम पे जानते थे या किस कौन कौन सी उपाधियाँ थी, तो इसको बोलते थे यामीन उद दौला, इसको यामीन उद दौला भी बोलते थे। और क्या बोलते थे, सुल्तान ये आजम, इस्लाम का इसको नायक भी बोलते थे। यामीन उल मिल्लाह, इस्लाम का रक्षक। यामीन उल्लाह का मतलब होता है इस्लाम का रक्षक। बुत किफन, मूर्तियों को तोड़ने वाला। बुत किफन का मतलब क्या होता है, मूर्तियों को तोड़ने वाला। यह प्रथम बादशाह था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इतिहासकारों ने महमूद गजनवी को इस्लाम का नायक कहा है। इतिहासकारों ने, जितने भी इतिहासकार हुए या उसमें से, उन्होंने महमूद गजनवी को क्या कहा है, इस्लाम का नायक कहा है। गजनवी ने भारत पर 1001 से 1028 तक कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। और इसने पहला आक्रमण पंजाब के शासक जयपाल पर किया, जिसने जयपाल पराजित हुआ था। गजनवी में अंतिम आक्रमण सिंध के जाटों पर किया। पहला किस पे किया था, ये जो 17 आक्रमण हुआ इसमें से पहला जो आक्रमण किया था वो किस पे किया था, पंजाब के शासक जयपाल पर, और उसमें जयपाल पराजित हुआ था। गजनवी ने अंतिम आक्रमण सिंधु के जाटों पर किया। जो लास्ट वाला आक्रमण था वो किस पे किया, सिंधु के जाटों पर। अपने 16वें आक्रमण में 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर को लूटा और उस समय गुजरात का जो शासक था, यानी जो गुजरात के मतलब सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो उस समय गुजरात का शासक कौन था, वो था भीमराव प्रथम। कश्मीर शासक कौन था, रानी दिद्धा। इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था, भारत से अपार धन लूटना, इस्लाम का प्रचार करना। ये यह भी जानने लिखा है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणी कौन था, सुबुक्तगीन। जो पहला तुर्क आक्रमण कौन था, वो सुबुक्तगीन था। महमूद गजनवी के विद्वान, इसके कुछ विद्वान थे, उनमें से कौन था, उल्बी, फिरदौसी, बैहाकी, अलबरूनी, तूफ़ी और उफरी। जिसमें से सैयद सलार मसूद गाजी महमूद गजनवी के सेनापति थे। इनका मकबरा बहराइच उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद में पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। इसका वंश इसको क्या था, संफबानी वंश से आया था। ये इसका जो वंश था वो क्या था, संफबानी वंश। इसका पूरा नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, और इसका उद्देश्य क्या था, इस्लाम की स्थापना करना और प्रचार करना, साम्राज्य का विस्तार करना। फिर मोहम्मद गौरी के आक्रमण। तो इसमें सबसे पहले 1175 में किस पर मतलब गुजरात पर विजय प्राप्त की। 1178 में इसमें गुजरात के राजा भीम द्वितीय से पराजित हुआ। 1179 में पेशावर पर विजय की, और 1185 में फिलायकोट विजय, और लास्ट में 1188 में भटिंडा और तबर हिंद के किले पर कब्जा किया। भटिंडा और तबर हिंद पर क्या किया, इसने कब्जा कर लिया। अब यहाँ से ये तराइन का युद्ध है 1191 में, ये प्रथम युद्ध था। ये तराइन का युद्ध कब हुआ था, 1191 में। और ये तराइन कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। तराइन ये पड़ता है तरावड़ी, एक स्थान है तरावड़ी, तरावड़ी। और करनाल जिला है, करनाल जिला करनाल, और कहाँ है ये, हरियाणा में। यह युद्ध किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान, इसमें जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी क्या था, ये हार गया था, और पृथ्वीराज चौहान क्या कहते, ये इनकी विजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान चहमान वंश से संबंधित है। इनका जो वंश था ये क्या था, चहमान वंश से संबंधित थे। इनका मूल स्थान क्या था, अजमेर। इसके बाद में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर, दिल्ली, कन्नौज के बीच त्रिभुजाकार साम्राज्य स्थापित किया। मतलब त्रिभुजाकार इस तरीके से, त्रिभुजाकार ऐसे कहाँ से कहाँ तक किया था, यहाँ पे अजमेर, और उसके बाद में दिल्ली, ये दिल्ली, और कन्नौज, अजमेर, दिल्ली और कन्नौज, इस तरीके से त्रिभुजाकार बन गया। तो बीच त्रिभुजाकार साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद में द्वितीय युद्ध है 1192 में तराइन का युद्ध। यह किसके बीच लड़ा गया था, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद की सेना, और दूसरी ओर मतलब मोहम्मद गौरी और जयचंद की सेना ये एक तरफ थे, जयचंद की सेना, और दूसरी ओर क्या था,
कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई को बंदी बनाकर पारफिया लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को और चंद्रबरदाई को बंदी बनाकर पारफिया लिया गया। चंद्रबरदाई कौन था? ये पृथ्वीराज का दरबारी था। इसने पृथ्वीराज राफो की रचना की, जो पृथ्वीराज की क्या थी? जीवनी थी। इसके बाद में युद्ध हुआ चंदावर का युद्ध। यह कब हुआ था? 1194 में। यह युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। यह युद्ध में जयचंद पराजित हुआ और मारा गया। अन्य तथ्य देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने अपने फिक्कों पर देवी लक्ष्मी व नंदी की आकृति अंकित करवाई थी। इन फिक्कों पर देवनागरी लिपि में क्या लिखा गया था? फिरिमद मोहम्मद बिन फाम लिखा हुआ था। 1206 में ई में फम्मक नामक स्थान पर खोखरों ने इसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और ये खोखर कौन थे? ये खोखर थे जाटों की जात। ये खोखरों की क्या थी? ये जाटों की एक जात थी, उसको क्या बोलते थे हम? खोखरों बोलते थे। इसके बाद में मोहम्मद गौरी ने सेनापति कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया और तथा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय में क्या कर दी थी? अपनी आग लगा दी थी। गौरी ने विजित भारतीय प्रदेशों को अपने मुगलों को सौंप दिया। मतलब जो भारत में अपने प्रदेश जीते थे वो क्या थे? उसके जो गुलाम थे उनको क्या कर दिया गया? सौंप दिया गया। मतलब सौंप दिया अपने। भारत में तुर्की सत्ता का संस्थापक गौरी को माना जाता है। जो तुर्की का जो संस्थापक वो कौन था? गौरी को माना जाता है। नेक्स्ट, ये गौरी ने विजित भारतीय प्रदेशों को अपने गुलाम को सौंप दिया। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में गुलाम बंप यानी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।